नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पंचायतों के चुनावों को लेकर और अर्बन बॉडी के चुनावों को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच सहमति बन गई है। बड़ी अपडेट ये कि आज पूरा दिन इसे लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच संवाद जारी रहा और जो बड़ी अपडेट छनकर आई है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लॉज 12(1) हटाने का आग्रह किया है ताकि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया जा सके। अब चुनावों पर बने सस्पेंस के बीच आज राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच दिन भर मुलाकातों का दौर चलता रहा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के नए सचिव सी पाल रासू राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची के साथ चुनावों को लेकर लंबी चर्चा की। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता भी चुनाव आयोग पहुंचे और उन्होंने अनिल खाची के साथ मुलाकात कर राज्य सरकार का पक्ष आयोग के सामने रखा, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल दस्तक के पिछले कल लिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा गया था कि राज्य चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी होम को बुलाया, इसके अलावा पंचायती राज के सचिव को बुलाया, लेकिन कोई भी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं आया और ना ही डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव आयोग के आदेशों को माना। यानी कल जो हिमाचल दस्तक के लाइव स्ट्रीम इंटरव्यू में सारी बातें रखी गई, उसके बाद बड़ी हलचल हुई और आज सुबह सबसे पहले ठीक 10 बजे राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में राज्य सरकार के सचिव पंचायती राज विभाग के सी पाल रासू पहुंचे। उन्होंने कहा कि किन अड़चनों के चलते राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में इसमें डिलिमिटेशन करना चाहती है, चुनावों को लेकर क्या राज्य सरकार की मजबूरी है, चुनाव नहीं करना चाहती है। इसके तुरंत बाद जब पंचायती राज विभाग के सचिव वापस लौट गए, इसके करीब आधे घंटे के बाद करीब 11:30 बजे के आसपास चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने बड़े स्तर पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। माना जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी के आग्रह को पूरी तरह चीफ सेक्रेटरी ने राज्य सरकार का पूरी तरह से आग्रह रख दिया है, प्रस्तुत कर दिया है और इसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ पंचायतों का पुनर्सीमांकन करना चाहती है। यानी जो उथल पुथल राज्य की कुछ पंचायतों में हुआ उनका डिलिमिटेशन राज्य सरकार करना चाहती है और मंत्रिमंडल की बैठक में ये जो एजेंडा लाया गया था, ये जो फैसला पारित किया गया था, वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया था। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कें अभी भी कुछ सड़कें पूरी तरह से यातायात के लिए बहाल नहीं हुई हैं और ऐसे में जो दूर दराज के इलाकों के लोग वोट डालने आते हैं वो टूटी सड़कों के चलते मताधिकार के हक से वंचित हो सकते हैं। यानी कि 2-3 प्रमुख जो मांगे थी राज्य सरकार ने, जो अपनी अड़चनें थी, वो चुनाव आयोग के समक्ष रखी। इस बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने भी चीफ सेक्रेटरी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कानून की बाध्यता के चलते इलेक्शन कमीशन को 30 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाना उसकी मजबूरी है। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव कुछ समय के लिए टल जाएंगे। यानी 30 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने की अब बेहद कम संभावना बाकी रह गई है। हालांकि मामला अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है। यानी अब ये केस करीब 1 महीने बाद कोर्ट में सुना जाएगा और पुख्ता सूचना के अनुसार जो आज चुनाव आयोग और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी यानी 2 अलग अलग जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों के अनुसार जो डिजास्टर का हवाला भी प्रमुखता से दिया गया है और इस डिजास्टर के हवाले को देखकर हिमाचल प्रदेश की सरकार कोर्ट में भी इस फैसले को लेकर डिफेंड करेगी। यानी पूरी तरह से अपना पक्ष अदालत में राज्य सरकार मजबूती से रखेगी। इसके अलावा आज राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव के बीच हुई बैठकों के बाद ये माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में सहमति बन गई है और हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों के चुनाव अगले 3-4 महीने के लिए टल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और संभावना ये बनी है कि राज्य में जनवरी महीने में चुनाव नहीं होंगे, इसकी कम संभावना। हालांकि
चुनाव आयोग इस बात से मान गया ये बिल्कुल सही नहीं है। चुनाव आयोग अपनी जगह पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन जिस प्रकार से आज चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दिक्कतें रखी कि सरकार चाहती है कि कुछ पंचायतों का डिलिमिटेशन हो जाए, और साथ में जो डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया कि अभी भी, और बाकायदा कहा गया कि राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची को चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि किन किन प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। उन इलाकों में बाकायदा ये भी आयोग को बताया गया कि डिस्टेंस वहाँ का है, मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए कई जगह लोगों को 2 से 3-4 किलोमीटर भी आना पड़ सकता है, और कुछ लोग ये सोचकर भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच सकते हैं कि टूटे रास्तों के बीच कौन वहाँ पर जाए। यानी जो एक कहीं ना कहीं अहम का टकराव भी था, विवाद भी चल रहा था, दोनों पक्ष अड़े हुए थे। अब ये माना जा रहा है कि फिलहाल ये विवाद थम जाएगा और चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों अब कोर्ट की तरफ देखेंगे कि कोर्ट में जब 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या इस पर रुख अपनाता है। और ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है, क्यों मैंडेटरी था, किस प्रकार से उन्हें 23 मई पर ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को रोक लगानी थी, किस प्रकार से उस 12(1) के क्लोज को इंपोज करना था। ये सारी बातें आज विस्तार से चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच हुई है। लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि इस मुलाकात में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि कम से कम अब सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव नहीं होगा और चुनाव 23 मई पर होने की बेहद कम संभावना है। ये चुनाव अगले 3-4 महीने के लिए टल जाएंगे। अब अगला सवाल आएगा, जब चुनाव टल जाएंगे तो लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आखिर फिर 31 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का संचालन कौन करेगा। सूचना के अनुसार इसकी पटकथा भी तैयार कर ली है। अगर कोर्ट से कोई बड़ा फैसला नहीं आता, क्योंकि अब आज की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया कि दोनों पक्ष अब नर्म हो जाएंगे, टकराव अब नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट से समय पर फैसला नहीं आया और चुनाव टल गए तो फिर क्या होगा। इन परिस्थितियों में जो चुनाव नहीं होते हैं, फिर बाकायदा एक्ट में प्रावधान है, फिर सरकार पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकती है। यानी सरकार सरकारी अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हर पंचायत में नियुक्त कर सकती है। सूचना के अनुसार ये भी चर्चा चल रही है कि इतनी ज़्यादा पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से आएंगे। इस पर भी ये चर्चा हुई है कि पंचायत सेक्रेटरी को भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। अगर कोई कानून की बाध्यता नहीं आई, पंचायत सेक्रेटरी को सेक्रेटरी का ही दायित्व दिया जाना है, फिर उस पंचायत के सबसे सीनियर हेडमास्टर या प्रिंसिपल या वहाँ के टीचर को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा सकता है, या दूसरे अधिकारियों पर भी विचार किया जा रहा कौन अधिकारी हो सकते हैं, पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा सकते हैं। यानी ये तमाम संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि जब कार्यकाल मौजूदा पंचायतों का समाप्त हो जाएगा, फिर इन पंचायतों का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी नौबत आती है तो राज्य सरकार फिर सभी पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगी। यानी सरकारी अफसरों को बाकायदा पंचायतों का कुछ समय के लिए जिम्मा मिलेगा जब तक हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। तो ये बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में 23 मई पर चुनाव होंगे। ये अब बेहद कम संभावना रह गई है, चुनाव टल सकते हैं, इसके पूरे आसार बन गए हैं, बशर्ते 22 दिसंबर को अगर कोर्ट से बड़ा फैसला ना आ जाए। क्योंकि अगर कोर्ट से भी फैसला आता है तो फिर सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है, अब इन्हें खोलना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी अब बैकफुट पर नहीं जाएगा, अपना निर्णय वापस नहीं लेगा। अगर 22 दिसंबर को कोर्ट से कोई बड़ा फैसला भी आ जाता है, फिर संभावना बन सकती है चुनाव होने की। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है ये माना जा रहा है यहीं पर रुक जाएगा, सरकार भी रुक जाएगी, टकराव की स्थिति खत्म हो गई है, क्योंकि दोनों पक्षों में आज बातचीत हुई है, सहमति भी बन गई है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये प्रदेश के एक तमाम जो पंचायत चुनावों को लेकर जिनकी निगाहें टिकी थी उनके लिए बड़ी अपडेट है कि अब सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव नहीं होगा और हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव अगले 3-4 महीने के लिए टल सकते हैं। ये संभावना बनी है, बेशर्ते बार बार कह रहे हैं कि अगर 22 दिसंबर को कोर्ट से कोई बड़ा फैसला नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है उसमें यह भी है कि अगर कोर्ट से कोई फैसला आता है तो उसे आगे कैसे डिफेंड करना है, यानी कि ऊपरी अदालत में कैसे लेकर जाना है। यानी सरकार ये मन बना चुकी है कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में तभी करवाए जाएंगे जो स्टैंड गवर्नमेंट ने लिया कि सड़कें पूरी तरह से बहाल हो जाए। दूसरा, सरकार कुछ पंचायतों में डिलिमिटेशन भी करना चाहती है, जो कि आज बाकायदा चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना दावा भी प्रस्तुत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर के बिल मंजूरी को लेकर एक बड़ा आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो सुनाया, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नर यानी राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके पास विधानसभा से पारित किए गए विधेयकों बिलों को रोकने की पूरी पावर है, कोई बिटो पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं, या तो विधेयक को मंजूर कर दें, या बिल को दोबारा विचार करने के लिए विधानसभा को वापस कर दें, या फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को बिल को आगे प्रेषित कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। ये महत्वपूर्ण बड़ी बात पहली बार सामने आई है कि जो राज्यपाल को बिल भेजे जाते हैं उन बिलों को ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई नियम नहीं थोपा जा सकता कि इतने समय अवधि के बीच राजभवन को ये बिल पारित करना होगा। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर देरी होती है तो हम दखल दे सकते हैं, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु राजभवन और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां राज्यपाल से राज्य सरकार के बिल को रोक कर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को पारित आदेश में कहा था कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये आदेश 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी और 14 सवाल पूछे थे। इस मामले में 8 महीने से सुनवाई चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि इसमें किसी तरह का टाइम बाउंड नहीं किया जा सकता, समय सीमा थोपी नहीं जा सकती राजभवन पर कि आपको इतने समय के भीतर बिल देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 नवंबर यानी शनिवार को समग्र शिक्षा निदेशालय शिमला में नई तकनीक, पहलों और आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित समग्र शिक्षा तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें उपस्थित होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज हमीरपुर जिला के सासन गांव पहुंचे, जहां पर मृतक रंजना के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतका रंजना की निर्मम हत्या को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने खेद जताते हुए कहा कि पीछे छूटे परिवार को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भी शिष्टाचार भेंट वार्ता के लिए उनके निजी आवास मीर पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 27 नवंबर से 6ठी और 7वीं कक्षा की असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। पहली, दूसरी और चौथी कक्षा की परीक्षाएं 1 दिसंबर से आरंभ होंगी। समग्र शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना कार्यालय ने परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में से किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी या 2.5 घंटे की परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों क्लास 4 कर्मचारियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस का लाभ सभी को देने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से 14 फरवरी 2019 की अधिसूचना को संशोधित करके नोटिफाई किया गया है। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले राज्य के हजारों क्लास 4 कर्मचारियों को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वर्षों से लंबित मांगें, असमानताओं को दूर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार ये स्पष्ट कर दिया था कि अब हिमाचल प्रदेश में ये तमाम क्लास 4 कर्मचारी इसकी डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य के वित्त विभाग ने जारी कर दिया है।
अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिस प्रकार से गोली कांड को लेकर ऊना और सोलन जिला, इन दोनों जिलों में जिस प्रकार से गोली कांड हुआ है, उसके बाद प्रदेश की जनता में जिस प्रकार का माहौल बना है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी जबरदस्त चुटकी ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस मुद्दे पर सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार की ये वारदातें प्रदेश में हो रही हैं, वह हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। हाई कोर्ट की एक और बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूल कैडर के 1404 लेक्चरर्स के छीने गए सेवा लाभों को तुरंत बहाल करने के आदेश पारित कर दिए हैं। ये सेवा लाभ उन्हें अदालत के निर्णय के आधार पर दिए गए थे। लाभार्थी शिक्षकों को वर्ष 2009 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अदालत के आदेश के आधार पर उनकी सेवाओं की नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित माना गया था। शिक्षा विभाग ने ये लाभ पहले से इन शिक्षकों को जारी कर दिए थे, लेकिन एक्ट की आड़ में कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 के तहत इन्हें वापस लेने के आदेश दिए गए थे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले अध्यापकों को समान लाभ देने के आदेश पारित किए हैं। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के हक में ये बड़ा फैसला आया है। उन्हें उनके छीने हुए हक, उनका छीना हुआ हक उन्हें वापस मिलेगा। जो हक छीन लिया गया था, बड़ी उनको राहत कोर्ट से मिली है। इसके अलावा अदालत ने मेडिकल बिल भुगतान को लेकर लगाई गई शर्तों को भी अन्यायपूर्ण ठहराया। विभाग ने सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर के मेडिकल बिल का भुगतान करने से पहले शर्त लगाई थी कि पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से बेटे के इलाज के लिए वर्ष 2012 में मिली 1.25 लाख की राशि को वापस लौटाई। ये अपने तरह ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला, हिमाचल प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़े कर देने वाला मामला है। और इस मामले पर हिमाचल प्रदेश कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने इस शर्त को अत्यंत कठोर ठहराया और पुलिस विभाग को आदेश पारित किए कि याचिकाकर्ता के मेडिकल बिल का बिना शर्त भुगतान करें। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता प्रीतम मार्शल पुलिस विभाग में कार्यरत था और विभाग से निरीक्षक के पद से रिटायर्ड हुआ था। वर्तमान में उनकी आयु सीमा 68 वर्ष के आसपास है। याचिकाकर्ता के पुत्र को वर्ष 2005 में क्रोनिक किडनी रोग यानी किडनी फेलियर होने का पता चला और उन्हें सप्ताह में 2 बार हीमोडायलिसिस कराने की एडवाइस दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार इन परिस्थितियों का सामना करते हुए, जिसमें बहुत अधिक धन खर्च की आवश्यकता थी, याचिकाकर्ता ने वित्तीय सहायता की मांग करते हुए अपने पुलिस विभाग से संपर्क किया, लेकिन उन्हें अपने बेटे के खर्च और उपचार का पूरा करने के लिए विभाग से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, जिसके अनुरोध पर मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 1,25,000 रुपये की राहत राशि जारी की गई। याचिकाकर्ता का पुत्र अपनी बीमारी से हार गया और 23 दिसंबर 2021 को उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पिटीशनर की शिकायत में कहा है कि अब विवादित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को देय चिकित्सा प्रति आपूर्ति के संबंध में ये आदेश दिया गया है कि उसे मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 1,25,000 रुपये की राशि काट ली जाएगी। यानी जो मेडिकल की रिबर्समेंट देनी है, जो मेडिकल बिलों का भुगतान करना रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी का, उसे अब ये कंडीशन पुलिस विभाग ने लगा दी है कि जो सीएम रिलीफ फंड से उसे सीएम राहत कोष से जो 1.25 लाख रुपए मिला था, उसे डिटेक्ट करके बाकी राशि दी जाएगी। और इस पर आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से जितने मेडिकल बिल बनते हैं उसकी अदायगी पुलिस विभाग करे। फटकार भी एक किस्म से अपने आदेश में हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग को लगाई है कि आप इतना कठोर फैसला कैसे दे सकते हैं। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में पंचायत समिति के सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण सड़कों के लिए केंद्र सरकार द्वारा CIRF के तहत 225 करोड़ की राशि जारी की गई है। इससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, इस स्वीकृति के लिए मैंने निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इन सड़कों की स्वीकृति का आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा में मंडी गागल चैल चौक जंजैली सड़क को बहुत भारी नुकसान पहुंचा था। पूरी सड़क तहस नहस हो गई थी।
बड़ा क्षेत्र सड़क मार्ग भी पूरी तरह से कट गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल ने आज अपना धर्मशाला प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने धर्मशाला के सर्किट हाउस में संगठनात्मक जिला कांगड़ा भाजपा की बैठक की और 4 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान सुक्खू सरकार को घेरने के लिए रणनीति को अंतिम रूप प्रदान किया। शिमला में युवा कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के लिए राजभवन पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। संजौली में मस्जिद विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी पिछले 3 दिनों से नगर निगम, कोर्ट और जिला अदालत की ओर से अवैध घोषित किए जा चुके ढांचे के बिजली पानी कनेक्शन काटने और मस्जिद में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसे लेकर अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली में कल प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने इस दौरान अभिभावकों से आग्रह किया कि प्रदर्शन के दौरान वे अपने बच्चों को स्कूल न भेजें ताकि इस वजह से उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करने पड़े। उन्होंने कहा, प्रदर्शन के दौरान संजौली में चक्का जाम कर दिया जाएगा। प्रदेश भर से विभिन्न संगठन, विशेष संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। मंडी शहर के सेन मोहल्ले में तेजाब हमले से गंभीर रूप से झुलसी महिला की पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बीती रात 11:15 बजे ममता को मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को आज पोस्टमार्टम के लिए मंडी लाया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल बीते 15 नवंबर को मृतक के पति नंदलाल ने ही ममता पर तेजाब फेंक दिया था। इसके बाद आरोपी पति ने ममता को घर की छत से धक्का देकर नीचे फेंका। इससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गई। पड़ोसियों ने पीड़िता को मंडी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। यहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। ममता का 6 दिन से पीजीआई में उपचार चल रहा था। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब भी पुलिस हिरासत में और अब आरोपी पर अपनी ही पत्नी की हत्या का केस चलेगा। पीड़िता के अनुसार वह काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। जब भी उसके रिश्तेदार मिलने आते तो पति उनका वीडियो बनाने लग जाता और घर आने से इनकार करता था। वह ममता के रिश्तेदारों को शक की निगाह से देखता था। इससे हमेशा परिवार में तनातनी बनी रहती थी। आरोप है कि पति अक्सर ममता के साथ मारपीट करता था। तेजाब फेंकने के कुछ दिन पहले भी पीड़िता ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिमला जिला के रामपुर के भद्रास में सेना के एक वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय अंकित कुमार की मृत्यु हो गई। ये घटना नीरज की ओर से आ रहे वाहन की टक्कर से हुई है। उधर ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र टहलीबाल में बीती शाम को एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। शिकायतकर्ता अमन के अनुसार वे अपने दोस्तों तरणजीत सिंह, अभिमन्यु और कौशल और मयंक के साथ जन्मदिन मनाकर कार में महतपुर से टहलीबाल की ओर लौट रहे थे। रास्ते में संतोषगढ़ वीरभद्र चौक पर एक महिला ने लिफ्ट मांगी और अपना नाम किरण देवी निवासी लुधियाना बताया। अमन और उसके साथियों ने उसे कार में बिठा लिया। करीब रात 11:15 बजे टहलीबाल में पेट्रोल पंप के पास खड़ा एक ट्रक गलत दिशा में अचानक सड़क पर आ गया और कार से भीषण टक्कर हो गई। घायलों को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मयंक, तरनजीत सिंह और किरण देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमन और अभिमन्यु को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। ऊना जिला मुख्यालय में बीती देर शाम एक निजी होटल के बाहर हुई गोलाबारी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतनी तेजी से विकराल रूप लेगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल होटल में 2 अलग अलग जन्मदिन की पार्टियां चल रही थी। इनमें शामिल कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। ये तकरार बढ़ते बढ़ते होटल के अंदर से बाहर और सड़क तक जा पहुंची और देखते ही देखते गोलियां दन चलने शुरू हो गई। फायरिंग में संतोषगढ़ निवासी कांग्रेस के युवा नेता आशु पुरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक पुरेंद्र और परमिंदर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने ऊना के आकाश की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली है।
आकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती शाम वे वीरेंद्र पाल सिंह उर्फ लाली भाई आशु पुरी और आशु के साथ लाल सिंघी स्थित रायजादा होटल पहुंचे। बर्थडे पार्टी के लिए होटल पहुंचे थे। उस समय होटल में पहले से ही वहां पर एक अन्य बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें गुरजीत मान, पुरजिंदर उर्फ पिंटू, परमिंदर, जसपिंदर, हर्ष, मनिंदर आदि भी अन्य बर्थडे पार्टी में शामिल थे। पार्टी करने के बाद आशु के दोस्त होटल से बाहर पार्किंग में आ गए। यहाँ पर आशु ने केक काटा और सभी दोस्तों के साथ पार्किंग में गाना गाने शुरू कर दिया और नाचने लगे। तभी वहाँ पर गुरजीत, पुरजिंदर, परमिंदर, हर्ष, जसविंदर, मनिंदर और 3 अन्य लोग भी पार्किंग में आ गए। ये लोग बर्थडे मना रहे थे। आशु व उसके दोस्तों को उन्होंने गाली गलौज करने शुरू कर दिया। इस पर आशु पुरी ने उन्हें पूछने के लिए उनके पास गया। तब गुरजीत, मान, पुरजिंदर, परमिंदर, मनिंदर व हर्ष, जसविंदर ने आशु पुरी के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। और इसके बाद आशु के दोस्त भी उसे छुड़ाने लगे, लेकिन आपस में छोड़ने और मनाने में इतना टकराव हो गया, सभी आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। कुछ देर बाद सभी अलग अलग होकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। इस दौरान गुरजीत मान व पुरजिंदर ने परमिंदर को बोला कि आशु के सिर पर गोली मार दो और परमिंदर सिंह ने संतोषगढ़ के आशु पुरी पर गोली मार दी। पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसमें गुरजीत मान, पुरजिंदर और परमिंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 अन्य की भूमिका पर पुलिस जांच कर रही है। इस घटना के बाद डीसी ऊना जतिन लाल ने जिला में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली। मीटिंग के बाद डीसी ने बताया कि जिला में एक QRT टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम गठित कर दी जाएगी, जो कि पूरे जिला में दिन रात चौकसी करेगी। उन्होंने बताया जिला में जगह जगह CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। जिला में पुलिस चेक पोस्ट और ज़्यादा चौक चौबंद की जाएगी, जहां पर रूटीन की चेकिंग होगी। और इस पूरे मामले के पीछे कहानी बताई जा रही है कि युवा कांग्रेस आशु के सिर पर गोली मार दी गई, ऑन स्पॉट में वहां पर गिर पड़े। इसके बाद भी 4 से 5 राउंड फायरिंग उनके सिर पर कर दी गई। और ये इसके पीछे की पटकथा पुलिस ये भी बता रही है कि इन दोनों पक्षों में कोई पुरानी रंजिश भी थी। इसी के कारण जब पार्किंग में आशु व उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे, तो ऊपर से दूसरे बर्थडे पार्टी मना रहे दूसरे लोग अपनी पुरानी रंजिश के साथ वहां पर भिड़ने आ गए और गाली गलौज शुरू हो गया। लेकिन इसमें युवा कांग्रेस नेता की जान चली गई और 2 गंभीर घायल जिंदगी व मौत के बीच झूल रहे हैं। सोलन जिला में भी आज दोपहर वक्त सालूनी विश्वविद्यालय के पास एक युवक द्वारा हवा में कई राउंड फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। ये घटना सुल्तानपुर रोड के पास की बताई जा रही है। सोलन पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक समेत कई अन्य को हिरासत में लिया। इनमें पूछताछ जारी है। इसकी पुष्टि करते हुए SP सोलन गौरव सिंह ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल हवा में फायर करने वाला स्टूडेंट बताया जा रहा है। इसका किसी के साथ कुछ विवाद हो गया। इसके बाद छात्र ने हवा में फायरिंग की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक हवा में 8 से 10 राउंड की गोलियां चलाते हुए साफ देखा जा रहा है। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मगर सोलन के पुलिस के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे कुछ ही समय में दबोच लिया। शिमला से लापता हुए 43 साल के अश्वनी का शव फागली जंगल से बरामद हुआ। अश्वनी फागली का रहने वाला था और परिजनों के साथ इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 16 नवंबर को बालूगंज थाना में दर्ज की गई थी। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के हरनोटा पंचायत की 27 साल के एयरफोर्स के जवान संजीव कुमार की अमृतसर में सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई। उधर ऊना जिला के ही पूपोबाल में क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत में परिजनों की शिकायत के आधार पर हरोली पुलिस ने पति, ससुर और सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में 27 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, मगर मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दिनों के दौरान ठंडी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया है। प्रदेश में रात के समय अभी और कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। केलंग, कुकमसेरी व ताबो में रात का तापमान -डिग्री से काफ़ी नीचे लुढ़क गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।